इकोनॉमिक्स में, जैसा कि उन्होंने अभी ये जिक्र किया कि डेट, डोमेस्टिक डेट की क्रिएशन का प्रोसेस क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा डेप्थ में जाकर अगर हम देखें तो हमें ये समझ में आता है द वे बैंकिंग सिस्टम वर्क्स, और उसको कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम। अब यहाँ अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हों और मेरे पास क्लासरूम हो तो हम पूरी डेरिवेशन तफसील से ये समझा सकते हैं कि ये सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडिट क्रिएशन का सिस्टम है। यानी इस सिस्टम में पहली बात ये समझ लेनी चाहिए कि कर्जा ऐसे जनरेट नहीं होता कि बैंक किसी के पैसों से कोई चीज़ निकाल के किसी को दे देता है। इट इज़ नॉट द डिपॉजिट्स दैट क्रिएट लोन्स, इट इज़ एक्चुअली द अदर वे अराउंड। लोन्स क्रिएट डिपॉजिट्स। बैंकिंग सिस्टम आउट ऑफ नथिंग किसी कंज्यूमर के पोटेंशियल फ्यूचर अर्निंग के अगेंस्ट एक IOU से खरीद लेता है। ये पहला स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से डेट क्रिएट होता है, चाहे वो डेट प्राइवेट इंडिविजुअल ले या चाहे वो स्टेट बैंक ले, सेंट्रल बैंक ले ले। अच्छा, अब कमर्शियल बैंकों को ये राइट कौन देता है कि वो इस तरह से IOU खरीद कर एक ऐसी करेंसी जनरेट कर सकते हैं जो क्रेडिट की फॉर्म में है? ज़ाहिर है ये अथॉरिटी उसे सेंट्रल बैंक ग्रांट करता है। अब तुरफा तमाशा ये है कि जो करेंसी खुद सेंट्रल बैंक एक नंबर के तौर पर जैसे कमर्शियल बैंक क्रिएट करता है एक बटन दबा के, वो बैंक का बटन सेंट्रल बैंक का गवर्नर भी दबा सकता है। मतलब गवर्नर से मुराद ये नहीं कि वो खुद करेगा, एनीवन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू अंडरटेक दैट टास्क एट द सेंट्रल बैंक, वो भी उसी तरीके से वो मनी क्रिएट कर सकता है एक नंबर की फॉर्म में। लेकिन हमारे जो इकोनॉमिक थ्योरी हमें पढ़ाई जाती है मॉनेटरी थ्योरी के नाम से, वो फंडामेंटली इस गलत फहमी पर कायम है जिसके ऊपर इतनी अब गुफ्तगू हो चुकी है मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी के अंदर कि अब गलत फहमी ये है कि डिपॉजिट से लोन क्रिएट होता है, जबकि वो नहीं क्रिएट होता, लोन से डिपॉजिट क्रिएट हो रहा होता है। अब इस गलत अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर हम मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट करते हुए स्टेट बैंक को कहते हैं कि तुम नहीं करो, तुम इररिस्पॉन्सिबली क्रिएट करोगे, लिहाजा तुम जाकर कमर्शियल बैंकों से महंगे दामों पर वही कर्ज हासिल करो जो तुम खुद अपने आप को दे सकते हो जस्ट बाय क्लिकिंग द बटन। जो काम कमर्शियल बैंक कर रहा है वो सेंट्रल बैंक खुद अपने लिए कर सकता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने उसको ये अथॉरिटी दी हुई है। आई नो दिस डिस्कशन इज़ रादर कॉम्प्लेक्स, जिसको मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ समूह के बाद वाजे कर सकूँ। तो यूँ समझें कि सेंट्रल बैंक जो लोन अपने आप को ज़ीरो रेट पर दे सकता है, वो कमर्शियल बैंक से 20-22% पर या जो भी उसकी मर्ज़ी हो कि मैं इस कीमत पे ख़रीदूँगा, वो अनाउंस करता है, कहता है मैं ख़रीदूँगा। तो पहली जो डेट क्रिएशन का प्रोसेस है वो है ये करेंसी सिस्टम, जिस तरह से इसमें करेंसी क्रिएट होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट डेट होता है। उसके ऊपर आप जब उसको इंटरेस्ट के साथ लिंक करते हैं तो वो नेले पे दैला है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट। फिर ये आप जितना ज़्यादा बढ़ाते चले जाएं, ज़ाहिर है ये उतना ज़्यादा होता चला जाता है। ज़ाहिर है अब ये एक तफसीली तज्ज़िया है व्हाट शुड बी डन, लेकिन जब हम ये सवाल अपने सामने रखते हैं कि व्हाट शुड बी डन, तो हमेशा 3 सिनेरियोज़ होते हैं। एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है मीडियम रन, एक होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन वो टाइम है जिसमें हमेशा हम लेसर ईवल चूज़ करते हैं। हर शख्स अपनी ज़िंदगी में फौरी तौर पर जब कोई फ़ैसला करता है तो वो यही देख रहा होता है कि ऐसा क्या करूँ कि मुझे कम नुकसान हो, क्योंकि शॉर्ट रन में सारी चीज़ें मेरे काबू में नहीं होती। लॉन्ग रन मेरा एक ऐसा ख्वाब होता है जो मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन अक्सर लोग उसे जी नहीं पाते, उससे पहले मर जाते हैं। हम कभी लॉन्ग रन में नहीं होते, हम लॉन्ग रन में पहुँचने की कोशिश करते रहते हैं, वो हमारा एक ड्रीम है। मिडल रन वो होता है जिसमें मैं अपने फैक्टिसिटी को, जो मेरी शॉर्ट रन की चॉइसेस को कंस्ट्रेंट कर रही हैं, उन कंस्ट्रेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ तक कि मैं अपना ख्वाब जी लूँ। तो लॉन्ग रन में क्या करने की ज़रूरत है, ये और तरह की सिफारिशात होंगी ज़ाहिर है। तो अभी मैं यहाँ एक बात ये कहना चाहूँगा कि हमें लॉन्ग रन ख्वाब के अंदर ये बात शामिल करनी चाहिए कि हमें
ये जो मॉनेटरी सिस्टम है जिसमें जिस तरह से बैंक्स मनी क्रिएट करते हैं, फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम जिसको कहते हैं, इसको 100% रिजर्व बैंकिंग सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करने का ख्वाब देखना चाहिए। ये कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा जो इकोनॉमिक थ्योरी से बिल्कुल बाहर है, इसके ऊपर बाकायदा पूरा अलग से गुफ्तगू की जा सकती है। इट इज़ सस्टेनेबल, इट इज़ डूएबल, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ विल एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो एक तो इस चीज़ पर देखने की शॉर्ट रन में जाहिर है इमीडिएटली तो मैं इसी दुनिया में रह रहा हूँ, मैं इसके अलावा इससे बाहर नहीं निकल सकता, तो इसमें क्या किया जा सकता है? तो फौरी तौर पर यह बात हमें मालूम है कि आपकी डेट इंक्रीज करने की बहुत बड़ी एक वजह है आपका अपना सेट की हुई पॉलिसी रेट। डॉक्टर अतीक साहब यहाँ हैं, मुझे पता है वो इस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे तो इसको मज़ीद खोल देंगे इस बात को कि वो तो हमने खुद ही बढ़ाया हुआ है इतना ज़्यादा। इफ़ वी रिड्यूस इट बाय 1 और 2%, हम कई 100 बिलियन रुपीज़ अपनी इकोनॉमी में पॉजिटिवली इंजेक्ट करने की पोजीशन में मौजूद हैं। इसकी फेवर में जितने आर्गूमेंट दिए जाते हैं कि इससे इन्फ्लेशन कम हो जाता है, इन्फ्लेशन कम नहीं हुआ, इससे फलां बेनिफिट हो जाता है, वो सारे बेनिफिट्स हमें कभी भी हासिल नहीं हो सके। बल्कि ये बिल्कुल एक प्रूवन यानी डेटा के साथ ये चीज़ें वाज़ेह हैं कि जब आप अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं, अब आप यूँ सोचें कि 22% अगर पॉलिसी रेट हो और बैंक के अंदर कोई शख्स पैसे रख दे 21-22%, उसको बैंक फ्री, रिस्क फ्री देना शुरू कर दे, तो कोई आदमी कारोबार क्यों करेगा? यानी आप इमेजिन करें कि एक प्रॉपर्टी डीलर के पास अगर आप जाएँ ना, वो ये मशवरा देना शुरू हो गया कि सर छोड़ें प्लाट ख़रीदने को, इतनी तो उसमें भी ग्रोथ नहीं है, बैंक में पैसे रखें। हु विल डू द बिजनेस इफ़ यू आर सेटिंग रिस्क फ्री रेट एट 20-22%? कितने कारोबार हैं जो 20-25% आपको प्रॉफिट दे रहे होते हैं? बहुत कम प्रॉफिट्स हैं। तो पहली चीज़ ये कि आप इतना हाई इंटरेस्ट रेट सेट करके खुद ही अपने बिजनेसेस का इंसेंटिव किल कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरे नंबर पर एक ऐसी इकोनॉमी में जिसमें सरकार बिलियंस, कई हज़ार बिलियन की खुद ही मकरूज़ है, वो अपने ऊपर इंटरेस्ट चढ़ा के अपनी उस डेट लायबिलिटी को बढ़ाती है, नतीजतन टैक्स लगाने के पीछे बढ़ती है। और टैक्स लगाने के पीछे ऐसे पड़ती है कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए पे जो पहले 35% की लिमिट थी टैक्स रेट, अब वो 41 लाख पे आ गया है और अभी भी पैसे नहीं है। आप पॉलिसी रेट को 1% बढ़ाते हैं, टैक्स लगाने वाला टैक्स लगा के थक जाता है, उधर वो इंटरेस्ट रेट को 1% बढ़ाता है, पता नहीं कितने 100 बिलियन सरकार की लायबिलिटी बढ़ जाती है। सो यू कैन नॉट डिफीट 1% रेज इन इंटरेस्ट रेट बाय एनी अमाउंट ऑफ टैक्स। वो इकोनॉमी में इतनी जगह ही नहीं है। तो हमें ये चीज़ रियलाइज़ करनी होगी कि ये हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को किल कर रही है। अनफॉर्चुनेटली अब वक्त नहीं है, ये जो हमारे ऊपर IMF आके कंडीशनैलिटीज़ ऐसी लगाता है कि आप टाइट मॉनेटरी पॉलिसी करें, टाइट फिस्कल पॉलिसी करें, अपनी यूटिलिटीज़ की प्राइसेस को बढ़ा दें। भाई यूटिलिटीज़ की प्राइसेस को बढ़ाएंगे आप अनकम्पिटिटिव हो जाएंगे, बिजली महंगी हो जा रही है, कारोबारी किससे कम्पीट करेगा इंटरनेशनली? आप मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट चूज़ करें। आपका एक्सचेंज रेट 278 पे पहुंच गया, स्टिल हमारा करंट अकाउंट जो है वो अभी भी नेगेटिव में जा रहा है, बट वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग बेटर। और एक ऐसी इकोनॉमी, आज ही मैं सुबह नंबर देख रहा था, 52% हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। 52%। क्या मतलब? आप एक्सचेंज रेट को, आप थ्योरी तो बड़ी अच्छी सी कह रही है कि जी एक्सचेंज रेट आप बढ़ा देंगे, इंपोर्टेड गुड्स सस्ती हो जाएंगी, इंपोर्ट महंगी हो जाएगी, एक्सपोर्ट सस्ती हो जाएगी, आपका बैलेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो इंपोर्ट जो मैंने अपनी खुद डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर और मशीनरी के तौर पे मंगवानी है, वो महंगी हो गई एंड इट इज़ अनअवॉइडेबल। कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान की 33% तकरीबन इंपोर्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट नेसेसिटीज़ की टाइप की हैं, जिसमें ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ये जो हम तेल वगैरह कंज्यूम करते हैं। तो मतलब पॉइंट ये है कि देयर आर, ये एक, यानी हम अगर एक टेक अवे पॉइंट ले लें कि लॉन्ग रन के अंदर हम कोशिश करेंगे इस मॉनेटरी सिस्टम का जो सिस्टम है इसको रिप्लेस करने की मिडल रन पॉलिसीज अपना सकें, और शॉर्ट रन के अंदर जो इमीडिएटली हम कर सकते हैं वो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर हम इंटरेस्ट रेट को सीरियसली मैनेज करने की ज़रूरत है। इट इज़ मतलब हिंडरिंग अवर टास्क। कुछ और पॉइंट भी है लेकिन इंशाल्लाह मज़ीद लोग इस पर गुफ्तगू करेंगे।